So, students, good morning once again. As we are discussing about the tsunami, which distracted the Tamil Nadu coast, also the Andhra, Kerala, Andaman Nicobar. And the next topic is the tides. Next topic is the tides. So, the line is written here. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. So, rhythmic rise and fall of the ocean water twice in a day is called a tide. It means जब क्या होता है ओशन वाटर अपने एक रिदम में क्या होगा कंटिन्यूस सिस्टम में अब यहाँ पर करेंगे ट्वाइस इन अ डे इट मीन्स 2 टाइम्स इन अ डे तो इसमें क्या होगा राइज एंड फॉल करेगा तो अप्स एंड डाउन्स यू कैन से इट इज नोन एज द टाइड्स. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the source. It means when the water rises upside with its waves, this is known as the high tides. And when it is fall down and going down the towards the downward, it is known as the low tides. This is the so these are the also important lines है. ये भी क्या है हमारे पास ये भी important lines हैं. तो हमारे पास क्या हो गया जब वाटर कवर क्या हो गया ये इतना हाई लेवल से ऊपर को जाएंगी तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम हाई टाइड से कह देंगे. हाइस्ट लेवल में जब जाएंगी ऊँचे कितने ऊँचे जा सकते हैं और जब क्या होगा ये लोएस्ट लेवल में जाएंगी तो इसे हम क्या कहेंगे लो टाइड से. क्या कहेंगे उसे हम लो टाइड्स कहेंगे. जिसने होना द लो टाइड्स. ये हमें कहाँ मिलेगा सी शोर के आसपास मिलेगा समुद्र के आसपास मिलेगा समुद्र किनारे. दीज आर द टाइड्स. अब उसके बाद टाइड्स का हमें क्या दिया है दिया इधर नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स है. नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स. अब यहाँ देखें द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth's surface called the tides. So what is the causes of the tides? The causes of the tides are the gravitational forces of the sun and moon. अब सन और मून क्या करते हैं अपने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स इसका मतलब अपनी ओर को खींचते हैं पानी से खींचेंगे तो क्या होगा इतना जोर ये बार उसको छोड़ना पड़ेगा. छोड़ेंगे फिर खींचेंगे छोड़ेंगे फिर खींचेंगे. ये जो प्रोसेस है दिन में 2 बार की इसे हम क्या कहते हैं द रिदमिक प्रोसेस ऑफ द पुलिंग ऑफ द सी वाटर बाय द मून इज नोन बाय द अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज नोन एज द टाइड्स. यह कहा गया है पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉल्ड द टाइड्स. ये हो गया ये इसका टाइट हो गया. कॉज हो गया क्या कौन सा हो गया क्या होगा कॉज जब सन और मून क्या करते हैं अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो सी वाटर है उसे अपनी ओर को अट्रैक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा एक जोर से क्या होगा पानी ऊपर को उछलेगा फिर नीचे को जाएगा. इस दिन में 2 बार होता कहता है. इसे क्या कहा गया है टाइड्स कहा गया है. टाइड्स है 2 टाइप्स है नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स. नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स. तो अब आगे देखते हैं द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून से ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉल्ड हाई टाइड. तो क्या कहता है द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून जब मून क्या होता है अर्थ के आसपास होता है नज़दीक में होता है तो क्या करेगा अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे ज़्यादा दिखाएगा. तो इसका मतलब क्या होगा ज़्यादा स्पीड से क्या होगा जो वाटर होगा अपने ओर को खींचेगा. सो दिस इज द टाइम ऑफ द हाई टाइड्स. तो क्या होगा ये हाई टाइड्स होगा. सो अब यहाँ देखें ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर द हाइएस्ट. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स.
ये टाइड्स के पर्पज से क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। क्या लाइन्स हैं, सी ड्यूरिंग द फुल मून, ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून। फुल मून मीन्स है इट इज नोन एज द पूर्णिमा, न्यू मून मीन्स है अमावस्या। न्यू मून को आप नो मून भी कर सकते हैं, नो मून कहेंगे तो क्या होगा, जल्दी समझ आ जाएगा। तो फुल मून एंड नो मून, तो मून दिखाई नहीं करता तो नो मून कहेंगे उसे, हम अमावस्या कहते हैं दिन को हम। सो द सन, मून एंड द अर्थ, सन मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। सन मून और अर्थ क्या होंगे, सेम लाइन में होंगे, तो उसे हम उस समय क्या होगा, हाई हाई टाइड्स आएंगे। सेम द टाइड्स आर द हाईएस्ट कहता है, तो टाइड्स क्या होंगे, हाईएस्ट कब होते हैं वो, ऑन द पूर्णिमा एंड ऑन द डे ऑफ द अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या के क्या होंगे, जो सन मून और अर्थ क्या होंगी, इक्वल लाइन में होंगी, एक पैरेलल सॉरी एक हॉरिजेंटल लाइन में होंगी, तो सिंगल लाइन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस दिन क्या होगा, हाईएस्ट टाइड्स आएंगे। अब ये कहा गया है दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, बट व्हेन द मून इज in its first and last quarters, the ocean water gets drawn its diagonally opposite directions by the gravitational pull of the sun and the moon resulting the low tides। अब यहाँ देखो, तो ये क्या है, जब क्या होता है, जब हाई टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स और कौन से हाईएस्ट टाइड्स, दिस कंडीशन इज नोन एज द स्प्रिंग टाइड। उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं। अब यहाँ देखें, ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है। सन, मून और अर्थ है, ये हमारा क्या है, ये एक कंडीशन ये है, और ये वाली कंडीशन है, सन अर्थ और मून, सन अर्थ और मून। इसमें हमारा क्या होगा, ये अमावस्या वाला दिन है, क्या है, अमावस्या वाला दिन है नो मून या न्यू मून, ये है फुल मून। सन, मून और अर्थ है, तो क्या होगा, सन की जो लाइट है चंद्रमा पर चमकेगी, चंद्रमा की लाइट हम पर चमकेगी, ये होगा फुल मून। और यहाँ पर जो सन की लाइट है यानी अर्थ पर पड़ रही, फिर मून पर पड़ रही, इसलिए हम क्या हो रहा है, हम मून को नहीं देख पाएंगे उसे। सो इसके लिए आप सिंपल सा कर रहे हैं, आप SEMA, सीमा, सीमा का है या सेमा का है, इसको सेमा कह के हम क्या कर लेंगे, इसको अच्छी तरह लर्न कर लेंगे। S फॉर सन, E अर्थ, M मून, A फॉर अमावस्या, सेमा। सेमा करके क्या होगा, जल्दी याद हो जाएगा, सेमा, SEMA, सेमा। सेमा क्या होगा, अमावस्या को सेमा वाली कंडीशन आएगी, क्या होंगे, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही दिन क्या रहते हैं, दोनों ही स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, दोनों ही कंडीशन में क्या होंगे, तीनों स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। तीनों का क्या है, जो पूर्णिमा और अमावस्या है दोनों में एक सेम कंडीशन है, सॉरी दोनों में क्या है, ये सिंगल लाइन में रहेंगे और स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, ऐसे ही ये चाहे पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, चाहे फुल मून हो चाहे नो मून हो। लेकिन क्या होगा, ये सन तो अपनी जगह पर रहेगा और अर्थ भी अपनी जगह पर रहेगी। मून क्या करेगा, मून इसके चारों ओर रोटेट करते रहता है, मून क्या करते रहता है, अर्थ के चारों ओर रोटेट करते रहता है। अब क्या होता है, ये जो न्यू मून और फुल मून वाली कंडीशन है, ये हर महीने आएगी, क्या आएगी, हर महीने होगा। अब अमावस्या हर महीने होती है और पूर्णिमा भी क्या होती है, हर महीने होती है, क्योंकि क्या होगा, हर महीने की छोड़कर भी क्या होगा, लगभग मून क्या होता है 27 से 28 डेज में अपना एक राउंड यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लेगा। द मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ विद इन 27 और 28 डेज। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, 27-28 दिन में एक बार क्या होगा, स्प्रिंग टाइड आएंगे। और फिर क्या होगा, वह सी नेक्स्ट उसमें क्या होगा, अगली बार फिर से क्या होगा, एक वो आएगा यहाँ, फिर एक बार यहाँ चले जाएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इट मीन्स 15 डेज में आते रहेंगे। सही है, एक बार यहाँ होगा तो 15 दिन में कोई यहाँ पहुँच जाएगा, 14 से 15 दिन, 14 to 15 डेज, फिर 14 to 15 डेज में आ जाएगा, तो फिर से वो क्या होगा, उसमें फुल मून होगा तो फिर आ जाएगा। तो स्प्रिंग टाइड से वी रिसीव एंड एवरी 15 डेज कर सकते हैं। सो स्प्रिंग टाइड क्या हो गए, जो हाई टाइड से होते हैं दीज आर नोन एज द स्प्रिंग टाइड, और जो लो टाइड्स होते हैं उसे क्या करते हैं, नीप टाइड से, NEEP, नीप, नीप टाइड्स आर द लो टाइड से। चलो, व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर से द ओशन वाटर से गेट ड्रॉन
diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and moon resulting in low tides है। तब क्या कर रहा है, जब क्या होगा, जो मून होगा कभी यहाँ पहुँचेगा कभी यहाँ पहुँचेगा, तो ऐसे में क्या होगा, ये देखो यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर पहुँचेगा, तो क्या होगा इसमें जो लो, तो यहाँ पर क्या आएंगे, लो टाइड से आएंगे, क्या आएंगे, लो टाइड से। जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा अपनी ओर। तो आप खुद ही देख लें, अगर हम क्या करते हैं, किस चीज़ को अगर हम सीधे खींचें तो ज़्यादा जोर लगेगा, अगर हम क्या करेंगे उसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो इतना नहीं खींच पाएंगे। तो इसलिए क्या कहता है, जब ये डायरेक्ट इसके सामने रहते हैं सन और अर्थ के, सन के सामने, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा इसका जोर लगता है। तो अब यहाँ पर लिखो, ये दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स है। तो हाई टाइड्स और नीप टाइड्स है। हाई टाइड्स हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स। तो अब नेविगेशन मीन्स बोटिंग, नेविगेशन मीन्स बोटिंग, सो हाई टाइड्स आर हेल्प इन द बोटिंग से। तो क्या होता है, जब लोग बोट वोट लेके जाते हैं तो उसमें क्या होंगे, तो हाई टाइड्स आएंगे तो क्या होंगे, जल्दी से स्पीडली क्या पहुंच जाएंगे आराम से, या विदाउट एनी डिफिकल्टी दे कैन रीच नियर द सी कोस्ट। दे रेज वाटर एंड दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स, दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन द tides runs near the coast areas and the water level of the sea also rise, and the ships and the navigators they can easily reach to the sea coast. The high tides also help in fishing, many more fish come uh, close to the shore during the high tides. This enabled fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to the tides is being used to generate electricity in some places. अब discuss about this. The हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। अब क्या कहता है, जो हाई टाइड्स होते हैं वो फिशिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। कैसे होते हैं, जब हाई टाइड्स आते हैं तो पानी क्या, वाटर क्या होगा, वाटर सी कोस्ट के आसपास आ जाएगा, सी कोस्ट के आसपास आएगा तो क्या होगा, उसके साथ साथ मछलियाँ भी आ जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा, जब वहाँ पर ऊपर को मछलियाँ आ जाएंगी तो पानी क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे को जाएगा, लेकिन मछलियाँ क्या होंगी, मछलियों को ये लगेगा कि हमें फिर से क्या जाना है, पानी को वो जैसा जान लगेगा उन्हें। तो ऐसे क्या हो जाएगा, जो फिशरमैन होंगे तो ईजिली इस कंडीशन का फ़ायदा हो उठाते हुए क्या करते हैं, अपने जाल फैला देंगे, आराम से मछलियों को पकड़ लेंगे वो, ये दे कैच द फिश ईजिली। So and next, so fishermen get a plentiful catch. The rise and fall of water due to the tides is being used to generate electricity in the some places. अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या कहता है, कभी कभी ये होता है कि जब वाटर क्या होता है, हाइस्ट स्प्रिंग टाइड से होता है, स्प्रिंग टाइड होगा, जब क्या होगा फुल मून और न्यू मून के दिनों में, तो पानी क्या होगा, झटके से ऊपर जाएगा और इसका मतलब कुछ पावर के साथ आएगा। पावर के साथ क्या होता है, उसके बीच में जो भी चीज़ें उसमें आई थी उनको धक्का मारते हुए उधर को फेंक देता है वो पानी, उससे ऐसा झटका लगता है। कभी आप क्या करना, एक दूसरे के ऊपर आपने ऐसे कुछ किया होगा, पानी देखा होगा, अगर आप कहीं से आसपास में जाते हैं तो पानी क्या होगा, पानी बहुत बड़ा झटका मारता है। उसी झटके को क्या करते हैं, इस पानी के झटके को, इस स्ट्रॉन्ग पावर जो है वाटर की, इससे क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनें चल जाती हैं। क्या चल जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। तो इससे क्या होता है, अगर क्या होगा, समुद्र के आसपास से पानी ऊपर उठते रहेगा, स्पीडली आएगा, तो उससे क्या होगा, वहाँ आसपास में जो भी मशीनरी अगर हम कोई चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं तो उसको भी रन कर लेता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। ये टाइडल एनर्जी जनरेट करते हैं जहाँ पर टाइड्स आते हैं। अभी टाइडल एनर्जी यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे पास ये केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इस एरियाज में आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर क्या है, टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगाए गए हैं, कुछ ऐसे प्लांट लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ टाइड्स आते रहेंगे, इस टाइप की एक्टिविटीज होती रहेंगी। तो उससे क्या होगा, टरबाइन चलेगी, टरबाइन चलने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द टाइडल एनर्जी।
ओके, नेक्स्ट है ओशन करंट है. नेक्स्ट टॉपिक है ओशन करंट है. सो ओशन करंट है there is so here is an activity given to you belong to the ocean currents. Fill 3/4 of a bucket with tap water. Okay. Heat and water by putting an immersion rod on one side of the bucket. On the other side, introduce an ice tray just removed from the freezer. Add a drop of red ink to observe the path of current by the process of convection. So this is the activity which you have to do in the supervision of your parents. This activity not done in a single. Okay, so if you will do this activity, if do it in front of your parents or with the help of your parents. Otherwise, no need to do this activity. Now डिस्कस अबाउट द ओशन करंट से. ओशन करंट है, इस हमें इस एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वैसे समझ जाएंगे ओशन करंट क्या होते हैं करके हैं. चलो, अब ओशन करंट क्या है. अब ओशन से क्या होता है, ओशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो सी होता है उसमें जो कोस्टल एरिया सॉरी जो इक्वेटर होता है उसके आसपास का जो एरिया होता है वो वार्म वाटर होता है, क्योंकि वहाँ गर्मी होती है, सनरेज डायरेक्ट पड़ते हैं, लंबे समय तक रहते हैं. और जैसे जैसे हम क्या करते हैं उससे ऐसे से क्या हो जाएंगे, इक्वेटर से लेफ्ट और राइट साइड को जाएंगे तो सनरेज क्या होती जाएंगी उससे हमारी कम होती जाती हैं, उसकी जो वहाँ पर ड्यूरेशन है सनरेज की, और जो वाटर है ठंडा होता जाता है. और एट लास्ट इन द पोलर रीजन से तो वाटर क्या होगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल फ्रीजन पोजिशन में आ जाएगा. पोल फ्रीज वाली जो जहाँ पर हमने 6th क्लास में पढ़ रखा होगा, टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन, और उसके बाद कौन सा जोन था, फ्रीजिड जोन. अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा, इसमें इस वाले मैप में हम देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ लेंगे. यहाँ देखा, दिस इज द 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पर है, ये देखो, इसे हम कहते हैं टॉर्रिड जोन. क्या कहेंगे इसको, टॉर्रिड जोन. दिस इज द एरिया नियर द इक्वेटर. अभी क्या होगा, इक्वेटर के एरिया, इक्वेटर के नज़दीक का एरिया है. सो इसके आसपास जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं जो अभी हम देख रहे हैं, ये सब क्या हैं, दीज ऑल आर द वार्म ओशन, वार्म वाटर. ये सब क्या होगा, इसके आसपास गर्म वाटर, गर्म पानी होगा. जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हम इससे क्या जाएंगे, फार अवे, व्हेन विल गो फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर द टेम्परेचर विल डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. सो फिर हम क्या कहाँ पहुँच जाएंगे, ये सीरिया में पहुँच जाएंगे. दीज आर द पोलर रीजन्स. यहाँ क्या कहते हैं हम, पोलर रीजन्स का देते हैं. फ्रिजिड जोन का देते हैं, यहाँ पानी पूरा क्या होता है, जमी हुई अवस्था में होता है, तो यहाँ क्या होगा, फ्रिजिड जोन होगा. और जैसे हम डाउनवर्ड्स जाएंगे देन विल ऑल्सो फेस द फ्रिजिड जोन. यहाँ पर हम फिर से क्या मिलेगा, फ्रिजिड जोन मिलेगा. इट मीन्स जो हमारी वार्म ओशन करंट्स हैं, यहाँ से अगर यहाँ को पानी जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब इट इज द मच वार्मर. एंड हियर इज दीज आर द कंडीशन नियर द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड हियर इज द आर्कटिक सर्किल. दीज आर द, सो दीज आर द एरिया ऑफ द टेम्परेट रीजन. यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था 6th क्लास में, टेम्परेट रीजन. इट मीन्स दिस इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. न तो ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पर इट इज़ टू मच हॉट वी कैन से, एंड इट इज़ टू मच कोल्ड. 3 रीजन्स हैं. और सो अब इसी में हमने क्या करना है, इसमें हमने सर्च करना है कि वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट से सब क्या होगा. जब यहाँ से यहाँ को वाटर जाएगा तो कभी भी क्या होता है, वाटर सर्कुलेट होता रहेगा आपस में, इधर उधर सीयर ओशन से है तो इसमें से क्या होगा, यहाँ से इधर को वार्म वाटर जाएगा. वार्म वाटर मिलते मिलते क्या हो जाएगा, तो यहाँ को, अब यहाँ से जो वाटर आएगा यहाँ से कोल्ड वाटर आएगा. आप देख रहे हैं जो ये रेड टाइप की जो आपकी ये हैं एरो हैं, दीज आर बिलोंग टू द वार्म ओशन करंट. ये क्या है, वार्म ओशन करंट है. और जो यहाँ से आ रहे हैं ये लेब्राडोर से लेकर ना, लेब्राडोर करंट है, ये लेब्राडोर लिखा है. सो दीज आर कमिंग फ्रॉम द पोल्स, पोलर रीजन से आ रही हैं. ये क्या है, यहाँ से कोल्ड ओशन करंट है. कोल्ड ओशन करंट आप देख सकते हैं ना, ये आप यहाँ देखें, ये देखें, अब यहाँ से जनरेट हो रहे हैं. जो इक्वेटर और उसके आसपास से जो भी ओशन करंट जनरेट हो रहे हैं,
ऑल नोन एज वार्म ओशन करंट। और उससे वाला जो पोलर रीजन से जो हो रहे हैं, फ्रिजिड जोन से जो हो रहे हैं, दीज आर नोन एज द कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट। अब इससे बात हम चलो अब पढ़ते हैं क्या है, अब अच्छी तरह समझ लेंगे हम। चलो यहाँ आप देखें अबाउट द ओशन करंट है। ओके, अब ओशन करंट क्या करता है, देखो अब यहाँ लिखा है ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। अब ओशन करंट क्या है, जो एक वाटर फ्लो होता है अपनी एक डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, या सेंटर से ईस्ट, सेंटर से अप और डाउन से, जो भी होता है नॉर्थ और साउथ को। द ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड दोनों हो सकते हैं, जैसे हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, जो हमने अभी डिस्कस किया, एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। यस, this also the cold currents carry water from the polar or higher latitudes to tropical और lower latitudes से। अब ऊपर क्या होंगे, जो नॉर्थ के आसपास हैं, जो पोलर रीजन से हैं, वहाँ से जो कोल्ड करंट आएंगी अपने साथ कोल्ड वाटर लेके आएंगी। द लेब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट while the Gulf stream is a warm current। so try to find the Labrador and Gulf stream। अब इस मैप में हमने क्या करना है, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम फाइंड आउट करना है। देखें दिस इज द लेब्राडोर, ये क्या है, लेब्राडोर कोल्ड 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 ओशन करंट है, और दिस द गल्फ स्ट्रीम, यह है गल्फ स्ट्रीम है। ओके, तो इसलिए क्या होता है, जो ये पूरा एरिया गल्फ स्ट्रीम में आ जाएगा, इसलिए यहाँ के जो यहाँ इन जो यहाँ वो जो कंट्रीज हैं क्या कहते हैं, गल्फ कंट्रीज कह देते हैं। सो ये हमारी लोकेशन होगी है। सो नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या कहता है आगे देखें, द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। ये बिल्कुल सही है, जैसा क्या होगा वहाँ पर एरिया हो, जैसा टेम्परेचर होगा वैसे वहाँ पर उस हिसाब से वहाँ वाटर क्या होगा, वार्म और कोल्ड होगा। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। The area where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the। चलो अब क्या कर रहा है, जहाँ पर क्या कर रहा है कोल्ड और वार्म ओशन करंट मिलती है, वो वाले कंडीशन क्या होता है, कहता है दिस कंडीशन इज द बेस्ट फॉर द फिशिंग। कहता है जो मछली पकड़ने वालों के लिए क्या है, जो फिश का उनके लिए क्या हो गया, ये हमारा इक्वेटर है, और यहाँ हमारा क्या हो गया, हमने कहा यहाँ से कोल्ड ओशन करंट आएंगी और यहाँ से वार्म हो जाएंगी, और ये कहाँ हो गया, लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, ये हमारा ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने कहा था ये 23.5 डिग्री के आसपास होंगी। यहाँ इस वाले एरिया में क्या कर रहा है, दिस एरिया इज द बेस्ट फॉर द। अब यहाँ से वार्म ओशन करंट जा रही है, यहाँ से कोल्ड ओशन करंट आ रही है, यहाँ पर मिल जा रही है। इस टाइप की जो कंडीशन है, कहता है कि जहाँ जहाँ इस वाली लाइन में जहाँ आप देख रहे हैं ये कर्सर घूमते हुए, इस वाली जो एरिया है यहाँ पर इसमें फिशिंग के लिए बेस्ट कंडीशन है, कहता है। अब फिशिंग के लिए अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ दूँ। हमारा जो इंडिया है, इंडिया से यहाँ को आप यहाँ जाएंगे, थोड़ा यहाँ जाएंगे, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना से इधर को, यहाँ जापान है ये वाला एरिया, जापान इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द फिश ऑक्यूपेशन। वहाँ फिशिंग का प्रोफेशन है बहुत लार्ज क्वान्टिटीज में उसका। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ कोल्ड और वार्म ओशन करंट मिलती है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ आराम से फिशिंग कर लेते हैं लोग। ओके, और यहाँ देखो ऑफ द वर्ल्ड कह रहे हैं, सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स है। ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका देखते हैं अभी, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, जापान की हमने बात कर ली है। अब फिर क्या करेंगे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका वेयर इज, दिस द नॉर्थ अमेरिका, दिस द साउथ अमेरिका, दिस इज द नॉर्थ अमेरिका। ईस्टर्न कोस्ट कहाँ हो गया, ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास है, दीज आर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। दिस एरिया इज ऑल्सो सुटेबल फॉर द फिशिंग। ओके, अब क्यों हो ये आप समझ गए हो, क्यों है करके हैं। अब देखते हैं, द एरियाज where a warm and cold currents meet also experience foggy weather making it difficult for the navigation। अब क्या कह रहा है, where the ocean currents of warm and cold meet to each other they create the foggy atmosphere there। foggy weather क्या होगा, जहाँ ठंडा और गर्म मिल जाता है वहाँ क्या होता था, वेपर टाइप का आ जाता था, भाप टाइप का आ जाता होगा, उससे क्या हो गया है, वहाँ नेविगेशन के लिए क्या हो गया है, जैसे जो शिप चलते हैं उस सी में वो क्या हो सकते हैं, वो कम चलते होंगे, वहाँ पर उनकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है, उससे क्या हो जाता है, थोड़ा डिम लाइट टाइप की आ जाती होगी।
ओके, दीज आर द टू मच। आप क्या करेंगे, ये जो हमारा ये ओशन करंट वाला दिया गया है, ये आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, और इससे वाला हाई टाइड्स और नी टाइड्स वाला जो है वाला डायग्राम बनाएंगे। उससे वाला एक आपको वाटर साइकिल वाला डायग्राम बनाना है, 2 और 3 डायग्राम से फॉर यू। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए मुझे लगता है कि ये हमारा सफिशिएंट होगा। आप इसको क्या करेंगे, कुछ ढंग से डिस्कस करेंगे। कहीं पर अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें क्या करेंगे,